नमस्कार। आज हम एक काफी आम धारणा को परखने वाले हैं। क्या ब्याज दरें मतलब इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई बढ़ने पर स्टॉक मार्केट हमेशा नीचे ही जाता है? इस पर ना कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च मिली है। हमारे पास दो स्टडीज हैं। एक तो है अमेरिकी बाजार पर 1989 से 2014 तक का डेटा है इसमें, और ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज को देखती है। और दूसरी स्टडी है 15 देशों की 1988 से 2003 तक। तो आज का मिशन है कि इन स्टडी से खास बातें निकालें और समझें कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक सोच तो यही है ना, कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए तो स्टॉक रिटर्न्स नीचे आएंगे। और जो 15 देशों वाली स्टडी है वो इस आम नेगेटिव रिलेशन को कंफर्म भी करती है। मतलब जिन 15 देशों को स्टडी किया उनमें से 12 में यही पैटर्न दिखा। रेट बढ़े तो शेयर गिरे। अच्छा, तो एक मोटा नियम तो यही लगता है। पर जो अमेरिकी बाजार की डिटेल स्टडी है, क्या उसमें कुछ अलग, कुछ चौंकाने वाली बात निकली? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अमेरिकी स्टडी जो अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर देखती है वो ये बताती है कि ये रिश्ता हमेशा नेगेटिव नहीं होता। सच में? मतलब कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन पर बढ़ती ब्याज दरों का पॉजिटिव असर होता है। ये तो मतलब काफी उल्टा है। बिल्कुल। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। इस सेक्टर के स्टॉक्स का जो अप्रत्याशित ब्याज दर बदलाव थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, उनके साथ लगातार पॉजिटिव संबंध देखा गया। पॉजिटिव आईटी स्टॉक्स का? हाँ, पॉजिटिव। जब ब्याज दरें उम्मीद से ज्यादा बढ़ी तो आईटी स्टॉक्स ने उल्टा अच्छा परफॉर्म किया। और ये बात पूरे स्टडी पीरियड में, और इकोनॉमिक रिसेशन और एक्सपेंशन दोनों टाइम में सही थी। ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पर तो यही मानते हैं ना कि आईटी जैसे ग्रोथ सेक्टर्स बढ़ती दरों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाँ, ये सोच को चैलेंज करता है। स्टडी सीधे सीधे क्यों का जवाब तो नहीं देती, पर हाँ, ये इशारा है कि शायद इन कंपनियों का फाइनेंसिंग या वैल्यूएशन का तरीका कुछ अलग है। तो ये आईटी सेक्टर को एक तरह से इंटरेस्ट रेट रिस्क के खिलाफ हेज भी बना सकता है। समझ गए। और आपने इकोनॉमी के साइकिल की बात की थी, उसका क्या असर देखा? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मतलब वो कंपनियां जो कार, रेस्टोरेंट जैसी गैर जरूरी चीजें बेचती हैं, और इंडस्ट्रियल्स। इन सेक्टर्स में जब इकोनॉमी स्लो थी, मतलब मंदी का दौर, तब तो इंटरेस्ट रेट्स के साथ नेगेटिव रिलेशन था। दरें बढ़ी, स्टॉक गिरे। ओके। लेकिन जब इकोनॉमी बढ़ रही थी, एक्सपेंशन में, तब यही रिलेशन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, तो शायद ऐसा कि जब इकोनॉमी मजबूत है तो ये कंपनियां बढ़ी हुई लागत, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, वो ग्राहकों पर डाल पाती हैं, इसलिए असर नहीं होता। हाँ, संभवतः यही कारण है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ रेट्स को देखना काफी नहीं है, इकोनॉमी कैसी चल रही है वो भी देखना उतना ही जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। सही बात है। तो सेक्टर और इकोनॉमिक साइकिल दोनों अहम है। अब महंगाई पर आते हैं। इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन अक्सर साथ चलते हैं, और सोना, गोल्ड, उसे तो हमेशा से इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। क्या स्टडी इस बात को मानती है? यहाँ एक और कह सकते हैं चौंकाने वाला नतीजा है। अमेरिकी स्टडी में पाया गया कि गोल्ड इंडस्ट्री के स्टॉक रिटर्न्स का अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के साथ, मतलब वो महंगाई जो उम्मीद से ज्यादा थी, उसके साथ लगातार नेगेटिव संबंध था। नेगेटिव? गोल्ड स्टॉक्स का? महंगाई बढ़ने पर गोल्ड स्टॉक्स गिरे? ये तो मतलब पूरी गोल्ड की इमेज ही बदल देता है। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि महंगाई बढ़े तो सोना लो। बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच को पूरी तरह चुनौती देता है। लेकिन हाँ, इसी स्टडी में एक और बात भी निकली कि मंदी के दौर में सोने का बीटा, मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ उसका मूवमेंट, वो लगभग जीरो था। अच्छा, बीटा जीरो? हाँ, या इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सोना मंदी के दौरान एक सेफ हेवन हो सकता है। मतलब मार्केट गिरे तो सोना शायद उतना ना गिरे, लेकिन महंगाई के खिलाफ शायद उतना कारगर बचाव नहीं है जितना हम सोचते आए हैं। तो गोल्ड की कहानी भी सीधी नहीं है। महंगाई हेज और रिसेशन हेज, ये तो अलग चीजें हो सकती हैं। ये वाकई इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग एसेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, क्या अमेरिकी स्टडी ने नॉमिनल रेट्स के साथ साथ रियल रेट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को भी अलग करके देखा था? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर स्टडी और गहरी हो जाती है। उन्होंने स्टोन मॉडल का एक एक्सटेंडेड वर्जन इस्तेमाल किया। उसका मकसद ही यही था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में जो बदलाव आ रहा है उसे उसके दो हिस्सों में तोड़कर देखें। एक रियल इंटरेस्ट रेट में बदलाव, मतलब इन्फ्लेशन हटाकर जो असली कॉस्ट ऑफ मनी है, और दूसरा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में बदलाव। ओके, और उससे क्या पता चला? तो उससे ये पता चला कि कुछ खास इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल एंड गैस, मेटल्स एंड माइनिंग,
इनका रियल इंटरेस्ट रेट्स में जो अनएक्सपेक्टेड बदलाव थे उनसे पॉजिटिव रिलेशन था। मतलब जब रियल रेट्स बढ़े तो इन सेक्टर्स ने अच्छा किया। तो ये डिटेल्स काफी मायने रखती हैं। क्या 15 देशों वाली स्टडी में भी कुछ ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक या साइकिल वाला असर दिखा था? नहीं, वो स्टडी थोड़ी ज्यादा मैक्रो लेवल पर थी। उसने देशों के ओवरऑल मार्केट को देखा था। उसमें इस तरह की गहरी सेक्टर लेवल या इकोनॉमिक साइकिल वाली बातें नहीं थी जैसी अमेरिकी स्टडी में। तो ये बारीकियां समझने के लिए अमेरिकी स्टडी ज्यादा मददगार है। तो कुल मिला के देखें तो दोनों ही स्टडीज, अमेरिकी वाली भी और वो मल्टी कंट्री वाली भी, हमें यही सिखा रही हैं कि इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और स्टॉक रिटर्न्स का रिश्ता सीधा नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है, इकोनॉमी किस हाल में है और हम इंटरेस्ट रेट के किस हिस्से को देख रहे हैं, नॉमिनल या रियल। सही कहा। आईटी जैसे कुछ सेक्टर के लिए बढ़ती दरें अच्छी भी हो सकती हैं, और सोने की जो कहानी है इन्फ्लेशन हेज वाली, उसमें भी पेंच है। हाँ, ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त सिर्फ हेडलाइन या आम धारणाओं पर नहीं जाना चाहिए, गहराई से देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब अगली बार कोई ये कहे कि भाई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, मार्केट तो गिरेगा, तो शायद रुककर पूछना चाहिए कौन सा मार्केट, कौन सी इंडस्ट्री और इकोनॉमी का क्या हाल है, क्योंकि जवाब शायद उतना आसान न हो।